सानाज आई है। हाँ? क्या? नीचे दरवाजे पर अम्मी से बहस कर रही है। सलाम। जाओ। चली गई? अंदर चलो। लादन, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों? मैं रामीन से बात करना चाहती हूँ। मैं गैर हूँ क्या? कहा ना अपने कमरे में जाओ लादन। अम्मी मेहरबानी करके मुझे। लादन, अपनी माँ से बहस मत करो, अपने कमरे में जाओ। तुम आओ, बैठो। ये क्या था जो कल तुमने किया? क्या किया इसने? इसने एक आदमी को गाड़ी से बाहर निकालकर मारपीट की है। वो किस लिए? इसी लड़की सानाज की वजह से। उसने इसे इनकार कर दिया, दूसरे को मंगेतर बना लिया। ये नाराज हो गए और बदमाशों की तरह जाकर उस लड़की से मारपीट करने लगे। क्यों रामीन? उसने झगड़ा शुरू किया था। मैं तो बस बात करना चाहता था। कैसी बात? क्या बात हुई जो झगड़ पड़े? कुछ नहीं। इसने कहा तुम्हारी मंगेतर को मुझसे शादी करनी होगी, तुमसे नहीं। मैं नहीं जानता था कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन ये तो जानते थे कि सानाज तुमसे शादी नहीं करना चाहती, या ये भी नहीं जानते थे? लड़की बता रही थी कि वो 20 दिन से कह रही है कि वो इसे नहीं चाहती, लेकिन हमारे साहबजादे उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ये सच है रामीन? इससे पहले कि सानाज मुझे इनकार करे, उस लड़के से उसका मिलना जुलना था। ये तो और बुरी बात है। अगर ऐसा था तो तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था, ना ये कि लड़के से जाकर भिड़ जाओ और लड़की से शादी की दरखास्त करो। मैंने दरखास्त नहीं की। अच्छा, उसने तुम्हारे मैसेज मुझे दिखाए हैं, तुमने दरखास्त नहीं की थी? ये कैसा सलूक है रामीन? मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये कौन सी बात हुई कि 2 साल से उससे मिलना जुलना है और हमें खबर ही नहीं है? 2 साल से? हाँ, कह रही थी कि यूनिवर्सिटी में ही इनकी पहचान हो गई थी। हमसे क्यों छुपाया तुमने ये सब? मैंने छुपाया नहीं था अम्मी। मैं चाहता था कि पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचान लें, उसके बाद आपको बताएं। कैसी बात कर रहे हो तुम बेटे? अगर तुम हमें बता देते तो क्या हम तुम्हें उससे मिलने नहीं देते? हर चीज का कायदा कानून होता है रामीन। ऐसे मौके पर अगर घर वालों को पता रहेगा तो ऐसे मौके पर वो सलाह मशवरा तो दे सकते हैं ना? नहीं, इनके हिसाब से अब वो जमाना गुजर गया जब घर वाले बच्चों की शादी में पड़ा करते थे। माँ बाप का काम बस ये रह गया है कि निकाह के वक्त बैठे, कागज पर दस्तखत करें और मुबारकबाद दे दें। मैंने ऐसा नहीं कहा अम्मी जान। तुमने ये कहा भी और ऐसा करना भी चाहते थे, वरना 2 साल तक हमें बेखबर नहीं रखते। इसके अलावा जब उस लड़की ने तुम्हें इनकार कर दिया तो जिद करने और अजियत पहुंचाने का क्या मतलब है? वो भी किसके लिए? जो लड़की 2 साल तक किसी अजनबी से चुपके से मिलना जुलना करे, उसकी तरबियत का हाल मालूम है। जो काम रामीन ने किया है उससे पता लगता है कि हमारी तरबियत में कुछ कमी रह गई है। माफ कीजिएगा। उसने मैसेज भेजा है कि अगर तुमने अब उसको डिस्टर्ब किया तो पुलिस में शिकायत कर देगी। उसके मुंह में जो भी आया मुझे सुनाकर चली गई। गलत करेगी। मुझे देखो, मैं ये सोच रही थी कि सानाज कैसी लड़की है जो नौरोजी की जगह रामीन को भाग गई। अब मैं ना सुनूं कि तुम उस लड़की के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे रामीन। हमेशा के लिए उसका ख्याल दिल से निकाल दो। समझ में आई बात? मैंने तो कल रात से ही भुला दिया उसे। जब भी आप लोग मुनासिब समझें, मैं तैयार हूं कि नौरोजी साहिबा से मुलाकात करूं ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। क्या वाकई में उस लड़की ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? नहीं,
लेकिन वो बहुत बदतमीज थी। अब जबकि रामीन ने कह दिया कि वो समीरा से शादी करना चाहता है, तो जल्दी मुलाकात का बंदोबस्त करो। अभी बेहतरीन रास्ता ये है कि उस लड़की का ख्याल रामीन अपने दिल से निकाल दे। यही है कि ये शादी कर ले। शुक्रिया बहार जान। खुद को अजियत ना दो तुम, अब खत्म हो गया। खुदा हाफिज। सानास, कुछ बहाना बना के अपनी अम्मी को कह दो कि मंगनी की रस्म टाल दी जाए। क्यों? पूया की आंखों के नीचे कालापन आ गया है, उसके पूरे चेहरे पर पिटाई के निशान है। ऐसी सूरत के साथ वो रस्म में कैसे बैठ सकता है? एक हफ्ता अगर ये रस्म टल जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से पूया से माफी मांग लेना। तुम क्यों मांगोगी? क्या तुमने उसकी पिटाई की है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं? मैंने पूरी बॉडी बेची है। किसने तुमसे कहा कि स्क्रैप को प्रेस मशीन में डालने को? खाली डिब्बे के अंदर कोई और सामान कैसे चला गया? अलकतरे के साथ डिब्बा कैसे डाल दिया? या तो तुम्हें काम नहीं आता है या फिर मेरे साथ तुम्हारी दुश्मनी है। माफ कीजिएगा उस्ताद। बस बोले जा रहे हो माफ कर दूं, माफ कर दूं। क्यों माफ कर दूं? मैं कितनी बार तुम्हें माफ करूं? कस्टमर के सामने तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। कल काजिम साहब को जो प्रेस किया हुआ माल भेजा गया उसके अंदर मटेरियल के साथ कूड़ा करकट भी गया है। माल का वजन भी उन्होंने घटा दिया और मेरी इज्जत भी उनकी नजर में गिर गई। और फिर तुम लोग। सलाम अर्ज किया है। सलाम सोलती साहब। आप इतने गुस्से में क्यों हैं बयानाती साहब? कुछ नहीं, ये लोग स्क्रैप के चक्कर में हमारा हार्ट फेल करा देंगे। आइए चलिए। अब खड़े होके मेरा मुंह मत देखो, जाओ अपना काम करो।
2 घंटे के अंदर ट्रक आ जाएगा। सभी माल प्रेस करके तैयार रखो। जाओ अपना काम करो। चलिए। सोलती साहब, कल काजिम साहब ने हमें फ़ोन किया और कहा भाई अब्बास, मैंने तुम्हारा माल खोला, उसके अंदर से फ्रिज निकला है। ये सब तो इन वर्करों की कमी है ना। इन लोगों ने फ्रिज को तोड़ने की बजाय, तोड़ के उसके पार्ट्स अलग करने की बजाय, जो प्लास्टिक का सामान है उसको अलग करें, जो फोम है उसको अलग करें, इन्होंने उसको अलग करने के बजाय पूरी फ्रिज प्रेस कर दी। एक से एक पड़े हुए हैं। ये लोग काम पर ध्यान देने के बजाय प्रेस मशीन के पास खड़े होकर हंसी मजाक किया करते हैं, सिगरेट नोशी किया करते हैं। परसों की बात है, एक वहीं पर खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था। बस उसका पैर प्रेस मशीन में जाने ही वाला था। खुदा ने बचा लिया, वरना वो तो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज होने वाला था। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बस हमारा काम यही रह गया है। आइए सोलती साहब, तशरीफ़ लाइए। आपने आके शर्मिंदा कर दिया, वरना मुझे आना चाहिए था। नहीं बयानाती साहब, कैसी बात करते हैं। हाँ, ये भी काम की जगह है। यहाँ खातिर तवाज़ो तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारी चाय बहुत उम्दा होती है। मेरी वजह से जहमत ना उठाएं बयानाती साहब। अरे नहीं, जहमत कैसी। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। हाँ, अच्छा, तो इंजीनियर इज़्ज़ती साहब कैसे हैं? ठीक तो है ना? वो ठीक हैं। आपको बहुत बहुत सलाम बोला है। अच्छा, मैंने सुना है कि सोहराबी साहब फैक्ट्री से चले गए हैं। जी हाँ। इंजीनियर साहब के साथ तो उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे, कैसे चले गए वो? कहानी बहुत लंबी है। सोहराबी साहब तो अच्छे आदमी भी थे और अच्छे डायरेक्टर भी थे। अभी ऐसे नहीं रह गए थे। वो कैसे? इंजीनियर कलहुर बहुत वक्त से उनके पीछे पड़े थे कि उन्हें वहाँ बुला लें, इसलिए वो फैक्ट्री में दिल लगाकर काम नहीं कर रहे थे। सच में? जी हाँ, कुछ महीनों में उन्होंने बहुत से काम बिगाड़ दिए और हमारी परेशानी बढ़ा दी। ताज्जुब है। अलबत्ता मैं ये हमेशा सोचा करता था कि जब इंजीनियर इज़्ज़ती के पास आप जैसा आदमी है, तो फिर कंपनी का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आपको क्यों नहीं दे देते? आप काबिल भी हैं और इंजीनियर साहब के दामाद भी हैं। जी हाँ, लेकिन जब इंजीनियर ने काम मेरे सुपुर्द किया तो सोहराबी साहब ने बहुत से काम बिगाड़ के रख दिए थे। कैसा बिगाड़ना? पहली बात तो ये कि उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट टाइम पर इंजीनियर को नहीं दी। फिर हमें अचानक पता चला कि 2-3 महीनों के अंदर हमें 5 करोड़ का घाटा हो चुका था। बेचारे इंजीनियर हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्री की साख खराब ना हो और बदनामी ना हो जाए। ओहो। और अभी मैं इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। दरअसल हम बैठ के यही सोच रहे थे कि हम कुछ अपने असली कॉन्ट्रैक्टर से बात करें और उनसे दरख्वास्त करें कि उनका जो भी लेना देना है उसे वो 2-3 महीने के लिए टाल दें। यानी हालत इतनी ख़राब है? जी हाँ। दरअसल इंजीनियर साहब ने ही मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि उन्हें झिझक महसूस हो रही थी आपसे बात करने में। उन्होंने कहा कि आपसे दरख्वास्त करूं कि अगर हो सके तो आप अपने पैसे 2-3 महीने के लिए टाल दें तो अच्छा होगा। अलबत्ता इस सिलसिले में ज़्यादा इसरार नहीं है। इंजीनियर साहब ने आपका चेक इशू कर दिया है और आपको देने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर आपको कोई परेशानी है और खुदा ना करे कि आपको कोई मसला पेश आ सकता है तो इस चेक को आपके हवाले कर दूं। ये आपकी खिदमत में। नहीं नहीं, मेरी हालत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। इंजीनियर साहब को मेरा सलाम बोल दें, उनसे बोल दें कि मेरा जो पैसा उन पर है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं नक़द के तौर पर और मदद कर दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है बयानाती साहब। ये जो मैंने कहा वो तकल्लुफ में नहीं है। इंजीनियर साहब की इज्जत इससे कहीं ज़्यादा है। उनसे अच्छा कस्टमर आज तक मैंने देखा ही नहीं। इंजीनियर साहब को बोल दीजिए कि वो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जी ज़रूर, ये बात बता दूंगा। आपकी चाय ठंडी हो गई। शुक्रिया।
सलाम। क्या बात है शाहरोज? मुझे आपसे मिलना है बहमन भाई। किस लिए? काम है मुझे। काम बताओ अपना। इस तरह नहीं बता सकता। तुम घर पे हो? आ जाऊं? नहीं, मैं रोड पर हूँ। तो बता दो कहाँ मिलना है, मैं वहीं आ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। बहुत जरूरी काम है मुझे। सलाम। सलाम। कुछ खाओगे? नहीं, मुझे काम है शहरोज। मैं मेहरदाद का पूरा कर्जा एक साथ चुकाना चाहता हूँ। मुबारक हो। मेहरदाद को मुबारक हो। जानते हो ना पूरा कर्जा कितना है? हाँ, तुम इतने पैसे लाए कहाँ से? वही किया है जो तुमने बताया था। अपने ससुर से उधार लिया है। 60 लाख अपने ससुर से उधार लिया है? हाँ, लेकिन इस बीच में तुम पैसे मत बढ़ाओ। मेरा कर्जा 55.5 लाख है, ना कि 60 लाख। तुम्हारे ससुर ने पूछा नहीं कि मेरे प्यारे दामाद अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो उनसे कर्ज लिया नहीं है, लेने वाला हूँ। लेकिन उनसे कर्ज इस तरह से लूंगा कि वो भी समझ नहीं पाएंगे। मैंने तुमसे कहा ना मुझे काम है शहरोज। फिर तुम मुझे यहाँ बुलाकर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे देखो। ये किसका है? ये फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर का है। अभी मैंने उनसे बात की है और रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियर इज्जती ने उनसे कहा है कि 2 महीने तक अपना पैसा ना लें। उन्होंने भी मान लिया। अच्छा तो फिर? अच्छा तो क्या, इंजीनियर को तो पता ही नहीं है कि बयानाती से मैंने उनके पैसे के लिए वक्त ले लिया है। अभी मुझे बस इस चेक को कैश कराना है ताकि मैं इस पैसे से मेहरदाद का पूरा कर्ज चुका सकूं। यानी तुम्हारे ससुर ने ये चेक बयानाती के अकाउंट में डालने के लिए दिया है ताकि उनका कर्जा पूरा हो, और तुम ये अपने अकाउंट में डालकर कैश कराना चाहते हो? हाँ हाँ, ऐसा ही है। और वो भी मान गए? वो क्यों नहीं मानते? बयानाती को पता है मैं इज्जती साहब का दामाद हूँ। इसके अलावा उन्होंने मुझे फैक्ट्री का फाइनेंशियल डायरेक्टर भी बना दिया है। अगर मैं इस चेक को अपने अकाउंट में डाल के कैश करा लेता हूँ तो मैं और तुम दोनों ही मेहरदाद से शर्मिंदा नहीं होंगे। तो मैं इस बीच में क्या करूँगा? जब तक इस चेक के पीछे बयानाती का सिग्नेचर और उसकी कंपनी का स्टैंप नहीं होगा, अकाउंट में डाल के कैश नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए एक माहिर जालसाज की जरूरत है। सिग्नेचर और स्टैम्प की फोटो भी है मेरे पास, देखो। और सिग्नेचर बहुत मामूली भी है। कोई है पहचान वाला? फर्ज करो मेरे पास आदमी हो और चेक भी कैश हो जाए, तो 2 महीने बाद क्या होगा? जब वो आएगा और तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब क्या होगा? तुम्हारे ससुर को पता चल जाएगा तुमने क्या धोखा किया है। किसने कहा पैसे नहीं दूंगा? 2 महीने के अंदर उनके पैसे दे दूंगा। कैसे? क्या तुम नहीं कह रहे हो कि ये पैसा तुम मेहरदाद को दे दोगे? क्यों नहीं, 55 लाख जो मेहरदाद का कर्जा है वो दे दूंगा। बाकी पैसों को लेकर मैं मेहरदाद को फिर से जुआ खेलने के लिए मजबूर करूंगा। 2 माह से बहुत पहले बयानाती का पूरा पैसा मेहरदाद से वापस ले लूंगा। मुझ पर शक ना करो बहमन भाई। हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी बातों पर एक कहावत याद आ गई शहरोज। सुना है ना? कहता है असल जुआरी वो होता है जो अपना सब कुछ हारने के बाद भी ये जाहिर करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन जुआ खेलने की हसरत है। इस दफा अगर कोई हारेगा तो वो मैं नहीं हूँ बहमन, मेहरदाद हारेगा। कोई है पहचान वाला या नहीं? चलो मान लेते हैं जैसा तुम कह रहे हो ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो?
अगर तुम हार गए तो बाकी पैसों का क्या करोगे? तुम्हें और सब बातों से मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर इस बार मैं हारा तो उसी वक्त पूरा पैसा नकद दे दूंगा। ठीक है, फिर बयानाती आके बोलेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, और तुम्हारे पास पैसा होगा नहीं, और फिर तुम्हारा केस चला जाएगा पुलिस और अदालत के पास, और फिर तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी इस काम में चेक को कैश कराने के लिए, और यहाँ तो मैं भी फंस जाऊंगा। इसलिए जाकर तुम खुद ढूंढो, और मुझे भी बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। बहमन, नौबत वहां तक नहीं पहुंचने वाली है। मैं इस बार जीत के रहूंगा। अगर फर्ज करो ऐसा हो भी गया तो इज्जती साहब अपने दामाद की इज्जत को अदालत और पुलिस तक खींच के नहीं ले जाने वाले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हुसैन साहब बयानाती का पूरा पैसा दे देंगे और मामला वहीं खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे फैक्ट्री से निकाल देंगे। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूं जो इस चेक पर जाली सिग्नेचर और स्टैंप लगा सके। अगर तुम अभी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये चेक कैश नहीं करा पाऊंगा। फिर मेहरदाद का कर्जा मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अगर मेहरदाद का पैसा नहीं दोगे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए मुझे मत धमकाओ। धमकी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरी मदद करो ताकि कर्जा चुका सकूं। तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुमने मेहरदाद से मेरी पहचान करा के अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया। इस तरह तुम्हारा भरोसा भी उसके पास कायम रहेगा। सलाम। मैंने आपको बहुत सताया है ना, अब उसकी तलाफी करना चाहती हूँ। मैं अब अच्छी नर्स बनना चाहती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। आपको जिंदा रहना होगा और देखना होगा सिस्टर पाक निहात। याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं आईसीयू में काम करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहां के सारे पेशेंट्स की हालत बहुत सीरियस होती है। याद है आपने कहा था कि सभी सीरियस पेशेंट्स की देखभाल की जिम्मेदारी हम नर्सों की हुआ करती है। आपने कहा था कि ज्यादातर की तबीयत ठीक हो जाया करती है। आप ही ने तो ये बात कही थी। अब आपको ठीक हो जाना चाहिए। अब आप लौट आइए हमारे पास सिस्टर पाक निहात। आपको ऐसे नहीं जाना होगा। आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। कौन है? सलाम। सलाम, आ जाओ। कैसी हो सिस्टर हुसैनी? खुदा का शुक्र है, वार्ड की हालत कैसी है? ठीक ही है। सलमानी साहब वहाँ पर आ गए, काम पर लग गए ना? जी। अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिस्टर पाक नहात की खाली जगह को भर सके, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि सलमानी साहब वहाँ पर मददगार साबित होंगे। जी हाँ, ये बड़े अच्छे इंसान हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि अगर वार्ड में किसी चीज़ की कमी है तो मुझे बताओ, और तुमसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इमरजेंसी वार्ड बीमारों के अस्पताल आने की पहली जगह होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जब तक वहाँ की जिम्मेदारी सिस्टर पाक निहात के जिम्मे थी, हमें हर तरीके से इत्मीनान हासिल था।
वो अपनी सही मैनेजमेंट के जरिए कोई भी दिक्कत नहीं होने देती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हालात सामने आए हैं, मुझे इस बात की बहुत फिक्र है कि कहीं वार्ड में बदनज़मी वजूद में ना आ जाए। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ की जिम्मेदारी किसी काबिल आदमी के हवाले कर देनी चाहिए। अलबत्ता इससे पहले कि मैं तुमसे बात करूँ, ये तजवीज़ सिस्टर बरीमानी को भी दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है और उनकी हम उम्र भी थी। लेकिन अफसोस कि उन्होंने ये ज़िद की कि वो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगी। दरअसल मेरी नज़रों में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो सिस्टर पाक नेहाद की जगह ले सके। आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप इत्मीनान रखिए, मैं वार्ड में सब चीज़ों का ख्याल रखूंगी। हाँ, इस बारे में तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारे हेड होने का ऑर्डर जारी कर दूं। नहीं तजल्ली साहिबा, ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उन तमाम कामों की जिम्मेदारी लेती हूँ जो सिस्टर पाक नेहाद अंजाम दिया करती थी। जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं ये काम करती रहूँगी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि सिस्टर पाक नेहाद अब नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगी। खुदा के वास्ते ऐसी बात मत कीजिए। सिस्टर पाक नेहाद आएंगी। मैं जानती हूँ कि इस हकीकत का कबूल करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, हम सब के लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता है। सिस्टर पाक नेहाद हमेशा के लिए हमारे बीच से जा चुकी हैं, और सिस्टर पाक नेहाद के बारे में जो मैं जानती हूँ, मैं मुतमईन हूँ कि अभी उनकी रूह वार्ड के कामों और पेशेंट्स के लिए फिक्रमंद होगी। मुझे यकीन है कि अगर तुम वार्ड की जिम्मेदारी कबूल कर लोगी तो सिस्टर पाक नेहाद की रूह को बहुत सुकून मिलेगा। तशरीफ लाएं मेहरबानी करके। ये डॉक्टर हिम्मती हैं, ये सिस्टर पाक नेहाद के शौहर और बच्चे हैं। खुशी हुई मुझे। तशरीफ रखें। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि ये आप लोगों को सिस्टर पाक नेहाद के सिलसिले में जो टेस्ट वगैरह हुए हैं, जिन्हें माहिर टीम के जरिए अंजाम दिया गया है, आपको आगाह कर सकें। जिस टीम के बारे में डॉक्टर साहिबा ने बताया है, उसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटरनल मेडिसिन और न्यूरो सर्जन जैसे माहिरीन शामिल हैं। इस टीम का मकसद है आपकी बीवी जैसे बीमारों के हालात का जायजा लेना है। जायजा किस बात का लेंगे? मैं बताता हूँ आपको। इस टीम के जरिए आपकी बीवी का हर तरह से जायजा लिया गया है, और अफसोस की बात यह है कि नतीजा ये निकला है, इनके ब्रेन में जानदार खलियों का फुकदान हो चुका है। ना तो ये खांसती हैं और ना ही कोई रद्द-ए-अमल दिखाती हैं। इनके जिस्म पर किसी भी तरह के दर्द का कोई एहसास नहीं है। वजह यह है कि इनके दिमाग के सारे खलिए मर चुके हैं। हमने और ज्यादा इत्मीनान हासिल करने के लिए आपकी बीवी के ईसीजी के 2 टेस्ट और किए हैं। अफसोस के बिल्कुल क्लीन है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ही टेस्ट में कुछ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता मुमकिन है कि इन्हें 2 से 3 हफ्ते तक वेंटिलेटर की जो मशीनरियां इन्हें लगाई गई हैं, इन्हीं हालात में इन्हें जिंदा रखा जा सके। लेकिन बेहतरी की कोई सूरत नहीं पाई जाती, और देर या सवेर पाकनाहा साहिबा हार्ट अटैक का शिकार हो सकती हैं। फिर ऐसी सूरत में वेंटिलेटर का जरिया भी काम नहीं आ सकता। यानी कोई उम्मीद नहीं बची है डॉक्टर साहब? अफसोस की नहीं। हमारी टीम ने यह नतीजा निकाला है कि आपकी बीवी का ब्रेन डेड हो चुका है, और जिंदगी की तरफ उनकी बाज़गश्त मुमकिन नहीं है।
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो जिम्मेदारी अभी मुझे सौंपी गई है शायद दुनिया में सबसे मुश्किल जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी जिंदगी हार बैठे कई बीमारों की निजात का बाइस बन सकती है। जो आपकी बीवी की बीमारी के बरखिलाफ मदद के जरिए अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, कि अलबत्ता ये भी आपकी राय पर मुनहसिर है। आपको जरूर पता होगा कि पाक नहात साहिबा ने बॉडी पार्ट्स डोनेट करने के फॉर्म पर दस्तखत कर दिए हैं और वो ये चाहती थी कि अगर ऐसे हालात आ जाते हैं तो शायद दूसरों की निजात का जरिया बन सकती हैं, ऐसे लोगों का जरिया जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। अलबत्ता जब तक आप इजाजत नहीं देते हैं इस काम का होना मुमकिन ही नहीं है। क्या कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकते हैं? शायद सूरत हाल में तब्दीली आ जाए। नहीं, उनके जिंदा रहने की कोई सूरत नजर नहीं आती, 1% भी नहीं। इंतजार करने का मतलब यह है कि दूसरों की जिंदगी में इन पार्ट्स का काम ना आना, क्योंकि जब ब्रेन डेड हो जाएगा तो जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वो भी बेकार हो जाएंगे। अभी की हालत में सिर्फ 14 दिनों तक हम इन पार्ट्स को महफूज रख पाएंगे, उसके बाद नहीं, फिर वो किसी काम नहीं आ सकते। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, अब से कभी भी मुमकिन है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अफसोस है। सलाम। सलाम। आप ठीक हैं सिस्टर वरीमानी? शुक्रिया। सिस्टर पाक निहात के पास कोई है? हाँ, उनके घर वाले हैं। मुझे लगता है आखिरी बार उनसे मिलने आए हैं। वो मान गए? अच्छा किया उन्होंने। सिस्टर पाक निहात भी यही चाहती थी। बच्चों, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मैं तुम्हारी माँ के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं, एहसान और इल्हाम तुम्हारे बिना क्या करेंगे ज़हरा? तुम नहीं तो इस दुनिया का क्या करेंगे? तुम्हारे बिना ये जिंदगी ही क्या होगी? तुम आधे रास्ते की ही दोस्त रही। मुझसे पहले तुम्हें जाना नहीं था। एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ने वाले थे हम।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साइन करके चेक खुद ही कैश करा ले? एक आदमी के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहती थी। कौन? रामीन, मेरा बेटा। जनाब अली का मेरे बेटे से कौन सा रिश्ता है? मतलब अम्मी को सच्चाई नहीं बताई आपने? किसने कहा कि सच्चाई इसमें है? जो भी तुम्हारा माजी हो उसे उगल दो, यहाँ तक कि जो दुख देने वाली बात है उसे भी उगल दो। तो फिर कह दो खेल के वक्त ही उसे उसका पैसा मिलेगा। तुम ब्लैक